रुक करेंगे खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे खबर एक बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बेबी केयर सेंटर अग्निकांड जो दिल्ली में हुआ है, 31 मार्च को बेबी केयर सेंटर की एनओसी खत्म हो गई थी और अस्पताल में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। 10 सिलेंडर जहां होने थे वहां 32 सिलेंडर रखे गए थे। अवैध रूप से ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो रही थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली बेबी केयर सेंटर में जो हादसा हुआ उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। 10 सिलेंडर जहां होने थे वहां 32 सिलेंडर रखे गए थे और अवैध रूप से ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो रही थी। अस्पताल में किसी भी प्रकार से आग से बचाव के कोई उनके पास सामग्री नहीं थी। अवैध रूप से ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जा रही थी। तो यह बड़ा खुलासा हुआ है बेबी केयर सेंटर में जो हादसा हुआ जिसमें दुधमुहे बच्चों की मौत हुई। और इस खुलासे में 31 मार्च को इस बेबी केयर सेंटर का एनओसी खत्म हो चुका था और पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अस्पताल में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। जहां 10 सिलेंडर रखने थे वहां 32 सिलेंडर रखे हुए थे। अवैध रूप से ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जा रही थी। बेबी केयर सेंटर का जो एनओसी है वो 31 मार्च को खत्म हो रहा था। ये बड़ी खामियां, बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली बेबी केयर सेंटर हॉस्पिटल के ये जो पूरा प्रकरण हुआ, आगजनी हुई और जिसमें पैदा हुए बच्चे, दुधमुहे बच्चे इस पूरे हादसे का शिकार हुए। तो बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 3 दिन की पुलिस हिरासत में दोनों आरोपी भेजे गए हैं। तो अग्निकांड के बाद यह बड़ा खुलासा, बड़ी कार्रवाई सामने निकल कर आई। 31 मार्च को एनओसी का खत्म होना, अस्पताल में आग से बचाव के लिए कोई भी तैयारी ना होना। जहां 10 सिलेंडर रखने थे वहां 32 सिलेंडर रखे गए थे। ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जा रही थी। ये बड़े खुलासे हुए हैं। इसके बाद पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, इस पूरे बेबी केयर अग्निकांड के मामले में क्या खुलासा हुआ है, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट, विस्तार से बताइए। देखिए शिवम, बिल्कुल बता चाहूंगा। बीते 25 तारीख को शनिवार रात के समय बेबी केयर सेंटर अस्पताल में आग लगी। 7 नवजात जो शिशु हैं उनकी मौत हो गई। अब इस प्रकरण में खुलासा हुआ है जिसमें सबसे बड़ी बात सामने ये आई है कि जो इसका फायर की जो एनओसी थी वो कुछ समय पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी और उसे अभी तक रिन्यू नहीं कराया गया था। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो जो अस्पताल की सबसे बड़ी जो नाकामी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर अस्पताल को 5 बेड का बनाने की जो संचालित की जो अनुमति थी, लेकिन यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार 12 बेड का जो अस्पताल वो चल रहा था। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से इस अस्पताल में अनियमितताएं जो है वो बढ़ती जा रही थी। नतीजतन शनिवार देर रात को जब इस अस्पताल में आग लगी तो जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुए और 7 नवजात जो शिशु हैं वो मौत की भेंट चढ़ गए, जिन्होंने अभी तक सही से आंखें भी नहीं खोली थी, वो सदा के लिए आंखें बंद कर गए। अजीत, इस पूरे अग्निकांड के मामले में जो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनको लेकर क्या कुछ खुलासा हुआ है और इस पूरे अग्निकांड में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदेही तय हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस प्रकरण में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम नवीन खिची का आता है। जो डॉक्टर नवीन खिची इस बेबी केयर सेंटर के संचालक थे और उसके अलावा दूसरा नाम डॉक्टर आकाश। अगर मैं बात करूं तो सबसे जो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हम बात करें तो जिम्मेदारी जो ऑनर यानी
नवीन खिची की है साफ तौर पर यहाँ पर आती है और इसी का नतीजा देखने को मिला। पुलिस ने तुरंत इस मामले में जो विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की और वक्त रहते दोनों आरोपियों को धर दबोचा और आज दिल्ली की कड़कड़दुमा कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया गया था, जहां से अब दोनों को 30 मई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जी शिवम। अजीत, तो अब इन दोनों को 30 तारीख तक पूछताछ के लिए भेज दिया गया। 31 मार्च को एनओसी इनकी खत्म हो गई थी, ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जा रही थी, जहां 10 सिलेंडर होने थे वहां 31-32 सिलेंडर, यानी कि जानबूझकर कि अगर जिस तरीके से यह घटना घटी, इस बात का अंदेशा होते हुए भी इस तरीके की चीजें होना, यह साफ तौर पर क्या दिखाता है? क्या यह सरकार की चुनौती है या पूरे सिस्टम को एक तरीके से आंख में धूल झोंका जा रहा था? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है शिवम, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो सामने आया है और एक के बाद एक जो खुलासे इसमें हो रहे हैं, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से प्रशासन को कहीं ना कहीं चकमा देने का काम जो है नवीन खींची, जो कि केयर सेंटर का संचालक था, उसके द्वारा किया जा रहा था। इस बाबत जब हम बीते रविवार यानी कल जब उसके निवास पर पहुंचे तो यहाँ पर भी देखने को मिला हमें। सबसे पहले तो जो मुख्य द्वार, जो सोसाइटी का मुख्य द्वार है, वहीं पर हमें रोक दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने साफ तौर पर अंदर जाने से मना कर दिया गया और जब उसने उसके घर पर, नवीन खिची के घर पर जब फोन लगाया तो वहां से एक शख्स से बात की गई तो उसने साफ तौर पर मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से एक तो लापरवाही और ऊपर से किस तरीके से सामने आने से बचना, वो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये पूरा का पूरा जो बेबी केयर सेंटर है वो संचालित किया जा रहा था और नतीजतन 7 नवजात शिशु मौत की भेंट चढ़ गए। नहीं अजीत, 7 नवजात शिशु मौत के भेंट चढ़ गए, इसे उनसे कोई लेना देना नहीं था। सवाल यह है कि जिस तरीके से ये सारा सिस्टम चल रहा था, इनका रिफिलिंग सेंटर चल रहा था, एनओसी का ना होना, सबसे बड़ी सवाल यह कि बेबी केयर सेंटर चल रहा है, शहर के बीचों बीच चल रहा है और उसको लेकर किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं होती है। क्या इनका एनओसी है कि नहीं है, क्या कुछ होता है, शहर के बीचों बीच चलता है और जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तब जाकर प्रशासन की आंख खुलती है। देखिए शिवम, निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना जाऊं तो सबसे बड़ी चीज फायर की एनओसी। आमतौर पर जब देखा जाता है कि जब फायर की एनओसी जो एक्सपायर होने जा रही होती है तो फायर कर्मी या संबंधित विभाग जो है वो उसको लेकर के जो एक जांच है वो जांच भी करता है, राउंड लगाया जाता है, जो चाहे कोई हॉस्पिटल हो या अन्य कोई प्रेमिसेस हो, वहां पर जाकर के उसके बारे में अवगत कराया जाता है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि इतना समय होने के बाद भी अगर फायर कर्मी या कोई प्रशासन इसको लेकर के कोई जागरूक नहीं था तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही ना केवल प्रशासन की, माफी चाहूंगा, ना केवल अस्पताल संचालक की बल्कि प्रशासन की लापरवाही भी उतनी ही यहाँ पर। अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर रहे। आपको बता दें कि 7वीं और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर चुनाव है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी तूफानी रैली कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज माफिया गले में तख्ती लटका के घूमता है, कहता साहब जान बख्श दो एक बार बस। हमने कहा नहीं, तुम गरीबों के शोषक हो, तुम्हारा वही हाल होगा जिसके तुम हकदार हो। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आज आया हूं। सुरक्षा की गारंटी भाजपा आपको दे रही है, विकास की गारंटी भाजपा आपको दे रही है। याद करिए, पहले माफिया अभी होते थे, जंगल माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, लकड़ी माफिया, सैंड माफिया, पशु माफिया, ये हामी होकर के आपके संसाधनों पर जबरन कब्जा करते थे। और आज बहनों और भाइयों, माफिया समाप्त, अब विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी, 4 लेन 6 लेन की सड़कें। और हमने तो ये भी किया है, यहां जितने भी जनजातीय परिवार हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको पट्टा करने की कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, हर एक परिवार को उसका अधिकार देकर के ही रहेंगे। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में
भारत के विकास और भारत की विरासत दोनों के बारे में जो संवेदना है, उसी संवेदना का परिणाम है अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद आज बन करके तैयार हो गया है। और बहनों और भाइयों, इसी का परिणाम है कि 2025 का जो वर्ष है, इसे मोदी जी ने जनजातीय वर्ष के रूप में, भगवान बिरसा मुंडा के वर्ष के रूप में घोषित करने का ऐलान किया है। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लिए स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बहुत सारे सपने थे। यहां के विकास को लेकर के वे अत्यंत चिंतित रहते थे, लगातार प्रयास करते थे, संघर्षों से तपे थे। बहनों और भाइयों, जब भी कृष्णानंद राय जैसा कोई कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि विकास के लिए कोई प्रयास करता था, ये समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। एक 4 दिन का समय है, 28, 29, 30 और 31। इन 4 दिनों में आपसे मैं अपील करूंगा कि आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर में जाकर के एक एक मतदाता से मिलना है और कहना, मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए, देखो याद रखना, ये समाजवादी पार्टी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना के बख्तियार में जनसभा की, जहां राहुल ने गारंटी दी कि मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने बताया कि एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि बड़े बड़े फैसले मैं नहीं लेता, परमात्मा लेते हैं, या ऐसा ईडी से बचने के लिए कहते हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ईडी उनसे अडानी पर सवाल करेगी। पेंशन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को पेंशन मिलेगी। अग्निवीर को कैंटीन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को कैंटीन मिलेगी। ये अन्याय हम नहीं चाहते हैं, इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। और जैसे पहले होता था वैसे ही हम एक बार फिर बिहार के युवाओं के लिए, बाकी प्रदेशों के युवाओं के लिए सेना में परमानेंट पेंशन वाली योजना चलाएंगे। जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। अब भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, ये जो संविधान है, ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे, इसको कभी रद्द नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इसके आने से पहले
इसके आने से पहले इस देश में किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई हक नहीं होता था। जो भी आपको मिला है, जमीन का हक मिला, रिजर्वेशन मिला, जो शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, वो सारा का सारा इसी संविधान ने आपको दिया है। और ये आप चाहते हैं कि जैसे यहां हिंदुस्तान में पहले हुआ करता था राजाओं के टाइम में, वैसा फिर से हिंदुस्तान चलाया जाए कि पिछड़ों के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार सारे के सारे छीन लिए जाएं और जैसे पहले 20-25 लोगों का राज चलता था वैसे ही फिर से वो वही सरकार चलाना चाहते हैं, वैसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें 20-25 लोगों का राज हो। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने यह काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए हैं, राजा महाराजा बना दिए हैं। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी, अंबानी, ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया इन्होंने। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। तो अब हमें भी कुछ करना होगा। उन्होंने अरबपति बनाए, है ना, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें सबसे ज्यादा किसान के परिवार, मजदूर के परिवार, पिछड़े वर्ग के परिवार। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।